डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर यानी लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्स्ट चैप्टर अधिकारी तंत्र का प्रतिमान या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल या नौकरशाही। इसमें हम पढ़ेंगे नौकरशाही क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा है, उसके प्रकार और विशेष तौर पर मैक्स वेबर का नौकरशाही द्वारा दिया गया सिद्धांत, उसकी बात करेंगे हम। ये पेपर आपका चूँकि रिटन है, सब्जेक्टिव है, तो उस लोक प्रशासन का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस वजह से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी प्रशासकीय संगठन कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंततोगत्वा इसकी सफलता या असफलता उन लोगों की समझ, कार्यकुशलता तथा प्रशासकीय कौशल पर निर्भर है जो प्रशासकीय कार्यों को संपन्न करते हैं। अधिकारी तंत्र, प्रतिमान और नौकरशाही विचारधारा एक दूसरे के पर्याय हैं। सॉरी। नौकरशाही आधुनिक विशालकाय प्रशासन का एक अनिवार्य भाग है। नौकरशाही लोक प्रशासकों, राजनीतिक विचारकों तथा विभिन्न समाजशास्त्रियों की शोध का विषय रहा है, इसलिए नौकरशाही शब्द की कोई परिभाषिक अवधारणा स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग उसे लोक सेवा का पर्याय मानते हैं तो कुछ उसे अधिकारी का तंत्र। नौकरशाही के बारे में एक विद्वान ने कहा है कि यह आधुनिक काल का सबसे ख्याति प्राप्त शब्द है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इस शब्द के उद्भव तथा इसके विभिन्न अर्थों के अध्ययन के साथ साथ आधुनिक समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थित आदर्श नौकरशाही की अवधारणा का विश्लेषण करें, क्योंकि वेबर ने नौकरशाही की जो विशेषताएं बताई हैं वे सभी वर्तमान लोक सेवाओं या अधिकारी तंत्र से मिलती जुलती हैं। विश्व स्तर पर नौकरशाही शब्द को वर्तमान अधिकारी तंत्र की बुराइयों के साथ एक शंका की दृष्टि से देखा जाता है। नौकरशाही शब्द का उद्भव। नौकरशाही शब्द अंग्रेजी भाषा की ब्यूरोक्रेसी शब्द का अनुवाद है, जो फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। किस भाषा से? फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा में ब्यूरो का अर्थ होता है एक डेस्क या लिखने की मेज। फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो उस कपड़े को कहा जाता है जो लोक सेवकों की मेज पर बिछाया जाता था। 18वीं शताब्दी में ब्यूरो शब्द का प्रयोग उस स्थान के लिए होने लगा जहां अधिकारीगण काम करने के लिए बैठते थे। क्रेसी का एक प्रत्यय है जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है शासन। इस प्रकार नौकरशाही का अर्थ हुआ अधिकारियों का शासन। इस प्रकार नौकरशाही शब्द में अधिकारियों की सत्ता एवं शक्ति का संकेत मिलता है जो सरकारी विभागों ने अपने लिए प्राप्त कर लिया है। 18वीं शताब्दी के मध्य नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विंसेंट डी गॉर्नी ने प्रयोग किया था। देखिए यहाँ गलत है, ये 1743 है, 1743, कई जगह ये 1745 भी आ जाता है। तो उन्होंने नौकरशाही की शिकायत करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में एक नई बीमारी उत्पन्न हो गई है जो हमारे लिए एक भयानक मुसीबत बन सकती है। इस बीमारी का नाम ब्यूरोमेनिया है। इसलिए सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता आपके फ्रांस के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे विंसेंट डी गॉर्नी। उन्होंने ही इस शब्द को सबसे पहले यूज़ किया और उन्होंने कहा कि फ्रांस में एक नई बीमारी हो गई है जिसका नाम है ब्यूरोमेनिया। इन्होंने तत्कालीन समय नौकरशाही की बुराई के रूप में इस शब्द का यूज़ किया। अब देखिए नौकरशाही की परिभाषाएं। ब्यूरोक्रेसी का सामान्य अर्थ एक विभागीय उपसंभाग अथवा विभाग से लिया जाता है, अर्थात यह वह सरकार है जो केवल दफ्तर में बैठकर चलाई जाती है। इस शब्द को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। नकारात्मक रूप में यह शब्द ब्यूरो या विभागों में शक्ति के केंद्रित होने तथा राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषयों में अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप को व्यक्त करता है, जबकि सकारात्मक रूप में नौकरशाही के अधिकारी को ऐसे व्यक्ति का प्रतीक माना जाता है जो अनुभव, ज्ञान, उत्तरदायित्व के लिए विख्यात या प्रसिद्ध है। तो आइए इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। विक के अनुसार यानी जॉन ए विक के अनुसार विकृति एवं परिहास के कारण ब्यूरोक्रेसी शब्द का अर्थ काम में घपला, मनमानी, अतिव्यय, हस्तक्षेप तथा वर्गीकरण माना जाने लगा है। इन्होंने नकारात्मक रूप में इसकी परिभाषा दी है। ऐसे पिफनर के अनुसार नौकरशाही कार्यों और व्यक्तियों का एक ऐसे रूप में व्यवस्थित संगठन है जो अधिकतम प्रभावशाली रूप से सामूहिक प्रयासों के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।
इसी प्रकार रॉबर्ट स्टोन के अनुसार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारी द्वारा शासन है। और आपके प्रसिद्ध विचारक हैं हेराल्ड जेलास्की, उनके अनुसार नौकरशाही का अर्थ सरकार पर अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण है, इतना पूर्ण है कि इसमें जनसाधारण लोगों की स्वतंत्रता भी खतरे में पड़ सकती है। मैक्स वेबर ने क्या कहा इसके बारे में? यह एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। हर्मन फाइनर ने क्या कहा कि नौकरशाही को सरकारी अधिकारियों का शासन माना जाता है। इसे आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, कोट के रूप में पूछ देता है कि किसने कहा सरकारी अधिकारियों का शासन नौकरशाही है। संक्षेप में उपयुक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष के तौर पर नौकरशाही को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों के आधार पर समझाया गया है तथा नौकरशाही को प्रशासन का एक अंग के रूप में सत्ताधारी लोकसेवक नीति, एक संगठन आदर्श, संकल्पना, तार्किकता एवं समाज के रूप में परिभाषित किया गया है। अब नौकरशाही के उदय के क्या कारण थे? वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तो ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के विकास के कारणों पर निम्नलिखित विचार किया कि जब से मौद्रिक अर्थव्यवस्था हुई उसका भी कारण है कार्यकुशलता की मांग। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कार्यकुशल स्किल्ड पर्सनल की जरूरत पड़ने लगी। फिर प्रशासनिक कार्यों का स्वरूप बढ़ता गया। संगठन के आकार में विस्तार की स्थिति, बाजार अर्थव्यवस्था भी है। प्रशासन के साधनों का केंद्रीकरण, नियमबद्ध प्रशासन, नौकरशाही तंत्र का स्थायी स्वरूप और सामाजिक असमानताओं का सामान्यीकरण, ये सब कारण थे ब्यूरोक्रेसी के उत्पन्न होने के कारण, जो आपके मैक्स वेबर ने बताया। तो महत्वपूर्ण है कि इसके प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार कितने प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं। मैक्स वेबर का कहना है कि नौकरशाही का उदय इसकी विवेकशीलता तथा आधुनिक समाज की जटिल समस्याओं और कार्यों का सामना करने के लिए तकनीक की सर्वश्रेष्ठता वाले सबसे उचित यंत्र सिद्ध होने के कारण हुआ। तो प्रकार बताते हैं क्या? नौकरशाही के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में देखिए, नौकरशाही संगठन का स्वरूप, प्रक्रिया, दृष्टिकोण आदि पर संबंधित देश, काल, परिस्थितियां तथा वातावरण का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। उस देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक परिस्थितियों उसके रूप संधान में सहयोग देती हैं। यही कारण है कि विभिन्न देशों में संचालित नौकरशाही या प्रचलित नौकरशाही व्यवस्थाओं का रूप परस्पर भिन्न होता है। तो मार्क्स नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? कि एक है अभिभावक नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता पर आधारित नौकरशाही। पहले देखिए अभिभावक नौकरशाही यानी गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। अभिभावक नौकरशाही वह है जो जनहित की भावना से जनता तथा समाज के अभिभावक के रूप में कार्य करती है। शक्ति संपन्न, परंपरावादी, रूढ़िवादी, निरंकुश आदि विशेषताएं इस नौकरशाही में पाई जाती हैं। प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित गार्जियन को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। ये आपका जो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी है, तो ये आपका प्राचीन भारत में या प्राचीन जैसे जो साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, वो जनता की देखभाल के लिए होते थे, उनको हम गार्जियन ब्यूरोक्रेसी के रूप में लेते हैं। दूसरा मार्क्स के अनुसार ब्यूरोक्रेसी का दूसरा प्रकार है जातीय नौकरशाही या कास्ट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी या कास्ट ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही के इस रूप में संपूर्ण सत्ता एक वर्ग या जाति में केंद्रित रहती है। निम्न वर्ग के लोगों को इस नौकरशाही में प्रवेश नहीं मिलता है। निम्न वर्ग के लोगों को इसमें प्रवेश नहीं मिलता। सेवा या पद का एक परिवार से जुड़ा होना, दोषपूर्ण समाज व्यवस्था, पद एवं जाति में अंतर संबंध एवं शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता आदि जाति नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड में लोक सेवाओं के पक्षों के लिए कुलीन वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। इसी प्रकार भारत में भी कुछ विशेष जो वर्ण व्यवस्था भी इसी पर आधारित थी। प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था जैसे उसमें बांट दिया गया था। ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य है
देश की सुरक्षा करना यह सैनिक वर्ग से संबंधित सुरक्षा से संबंधित था। ऐसे ही आपका वैश्य वर्ग उत्पादक वर्ग से संबंधित था और वैश्य और शूद्र वर्ग सेवा वर्ग से संबंधित था। तो इसको भी हम प्राचीन भारतीय समाज को भी जातीय नौकरशाही के रूप में देख सकते हैं। फिर एफ मार्क्स के अनुसार ब्यूरोक्रेसी का तीसरा प्रकार आपका संरक्षक नौकरशाही है, यानी पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी है। इस प्रकार की नौकरशाही में सरकारी पदों पर चयन का आधार योग्यता या कुशलता न होकर राजनीतिक पुरस्कार है या व्यक्तिगत राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। इस प्रणाली को लूट प्रणाली भी कहा जाता है। अमेरिका को संरक्षक नौकरशाही का जनक माना जाता है। इस प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था में जैसे जब एक खासकर ये अमेरिका में प्रचलित था, जब वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद कोई भी जब नया राष्ट्रपति बनता था तो वह अपने साथ नए सेवी वर्ग को लेकर या अधिकारी तंत्र को लाता था ताकि वो 4 साल तक उससे बने रहें। और ये वे लोग होते थे जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका को काफ़ी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी उम्मीदवार या राष्ट्रपति उम्मीदवार जो भी होता था उनकी काफ़ी मदद करते थे या फंडिंग करते थे। उसी के बदले में उनको जो राष्ट्रपति बन जाता था तो उनको अपने बेहद खास करीबी परिवार लोगों को नियुक्त कर देता, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर देता था। और इसी प्रकार अगला राष्ट्रपति आता था तो उन लोगों को हटाकर अपने मनचाहा प्रभाव वाले व्यक्तियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करता था। इसी को हम लूट प्रणाली कहते हैं और इस लूट प्रणाली को 1883 के पेडल्टन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब एफ मार्क्स के अनुसार चौथा प्रकार है योग्यता पर आधारित नौकरशाही, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। इस प्रकार की नौकरशाही में चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और इसमें निष्पक्ष मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। इसका लक्ष्य है सेवा की कुशलता एवं प्रतिभा के लिए समान अवसर प्रदान करना। यह नौकरशाही अन्य प्रकार की नौकरशाहियों से अच्छी एवं प्रभावी मानी जाती है। तो वर्तमान में योग्यता आधारित जो नौकरशाही योग्यता आधारित है अपने भारत में भी इसी प्रकार है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग इस तमाम बड़ी परीक्षाओं को आयोजित करते हैं। और ये योग्यता आधारित सर्वप्रथम योग्यता आधारित नौकरशाही की शुरुआत करने वाला आपका चीन था और आधुनिक समय में आपका प्रसा हुआ। प्रसा से आधुनिक समय में योग्यता आधारित नौकरशाही की शुरुआत मानी जाती है। तो ये था नौकरशाही के प्रकार एफ मार्क्स के अनुसार। बेहद शॉर्ट में है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, मुख्य मुख्य बातें की गई हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। नौकरशाही और मैक्स वेबर, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों का स्पष्टीकरण लिखिए या व्याख्या कीजिए। तो मैक्स वेबर पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने नौकरशाही प्रतिरूप का व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण किया। वेबर और नौकरशाही दोनों ही एक दूसरे के परिचायक बन गए। उनके इस नौकरशाही सिद्धांत ने आधुनिक लोक प्रशासन के विद्वानों के लिए भावी सिद्धांतों का आधार तैयार किया। तो मैक्स वेबर की प्रमुख किताबें हैं जो इस प्रकार हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में प्रकाशित हुई। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 और द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1927। तो इनका सिद्धांत देखिए वेबर का। तो पहली बार बात करते हैं प्राधिकार संबंधी सिद्धांत यानी थियरी ऑफ अथॉरिटी। तो वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्राधिकार के सिद्धांत का ही एक अंग है। प्राधिकार का अर्थ है नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। अर्थात वेबर ने जानना चाहा कि किस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने आदेशों की पालन करवाता है। वेबर के अनुसार प्राधिकार का उपयोग यदि किसी भी प्रकार के न्यायसंगत तथा वैध हो तो वह स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार वैधता से विशिष्ट प्रकार का प्राधिकार उत्पन्न होता है। वेबर ने वैधता की 3 अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकार के प्राधिकार बताए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। एक परंपरागत प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और वैधानिक कानूनी प्राधिकार। तो वेबर का ये जानना था कि आखिर ये लोग कैसे शासन करते हैं, इनकी बातों को क्यों लोग मान लेते हैं। तो इसी प्रकार वो प्राधिकार की बात करता है। तो प्राधिकार और 3 प्रकार की बात करते हैं मैक्स वेबर। देखिए कौन कौन से। प्राधिकार को सत्ता ही बोलते हैं यानी अथॉरिटी बोलते हैं। जब यानी शक्ति जो पावर है अगर उसमें लेजिटिमेसी मिला दिया जाए तो प्राधिकार बन जाती है, आपकी अथॉरिटी बन जाती है। 3 प्रकार के प्राधिकार हैं, परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक या कानूनी। पहला देखिए
परंपरागत प्राधिकार यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी। वेबर के अनुसार यह प्राधिकार प्राचीन परंपराओं की पवित्रता में स्थापित आस्था और उसके तहत प्राधिकार लागू करने वालों की स्थिति की वैधता पर निर्भर है। इस तंत्र में शासक की आज्ञा का पालन इसलिए किया जाता है कि परंपरा वैसी मांग करती है। इसका प्रमुख उदाहरण है प्राचीन काल में राजाओं के शासन में सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से राजा का वफादार होना ही चाहिए, और यदि कर्मचारी योग्य है पर राजा के व्यक्तियों के प्रति वफादार नहीं तो उसे हटा दिया जाता था। प्रशासन के ये सिद्धांत जन सामान्य के सामाजिक विश्वासों पर आधारित थे। राजा का पद परंपराओं के अनुसार वंशानुगत होता था। प्रचलित परंपराओं व रीति रिवाजों के आधार पर राजाओं व अधिकारियों को आदेशों की पालन करवाने की शक्ति प्राप्त होती थी। परंपरागत प्राधिकार व्यवस्था में प्रशासनिक कर्मचारी या तो पितृसत्तात्मक होती थी या सामंतीवादी। पारंपरिक प्राधिकार आपके वहाँ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में ऐसा ही था, जो वहाँ के अपने बड़े बड़े साम्राज्य थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का हो या अशोक का हो या हर्षवर्धन का हो, सभी लोग इस पारंपरिक सत्ता के अधीन आएंगे। करिश्माई प्राधिकार, करिश्मेटिक अथॉरिटी क्या है? करिश्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा। जब किसी व्यक्ति के पास जादुई ताकत, अलौकिक शक्तियों तथा असाधारण गुण होते हैं तो वह व्यक्ति इन ताकतों के आधार पर अन्य व्यक्तियों से अपने आदेशों की पालन करवाने में समर्थ होता है, तो इसे हम करिश्माई प्राधिकार कहते हैं। करिश्माई प्राधिकार व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह अस्थिर होती है, अर्थात जब तक व्यक्ति में जादुई ताकत या अलौकिक शक्तियां होती हैं तब तक आदेशों की पालना होती है। व्यक्ति के मरने पर उसके करिश्माई गुणों का पतन हो जाता है तो यह सत्ता भी नष्ट हो जाती है। करिश्माई प्राधिकार तंत्र के तहत प्रशासनिक कर्मचारियों में अनुसरणकर्ता, शिष्य व अनुचर होते हैं जिन्हें उनके करिश्माई गुणों और प्रभुत्व के प्रति समर्पण के आधार पर पद दिए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जैसे होते हैं, जैसे आप खासकर अपने वहाँ करिश्मेटिक लीडरशिप में आप महात्मा गांधी को देख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे, या उससे पहले और भी देशों में है, क्या नाम है इनका, ये चीन का माओ जेडोंग हुआ, फिर आपका जर्मन चांसलर हिटलर हुआ, ऐसे ही मुसोलिनी हो सकते हैं। फिर वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हम इन सबको देखेंगे, जैसे ऐसे नेता जिनके पास विशेष गुण हों या जिसके पीछे जनता एकदम भागती जाती है, उनको आदेशों को एकदम उसी रूप में वैध मान लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो इसी को हम करिश्मेटिक लीडरशिप या करिश्मेटिक सत्ता या करिश्माई सत्ता को देखते हैं। वर्तमान में आप प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उदाहरण ले सकते हैं। अब मैक्स वेबर द्वारा वर्गीकृत प्राधिकार का तीसरा रूप है आपका वैधानिक, तार्किक या कानूनी प्राधिकार, लीगल, रेशनल और लीगल अथॉरिटी। तो वेबर द्वारा बताए गए प्राधिकार में तीसरा प्रकार विधिक तार्किक प्राधिकार है। इसमें व्यक्ति को आदेश देने और उनका पालन करवाने की शक्ति न्याय संगत कानूनों से प्राप्त होती है। व्यक्ति जिस पद पर आसीन होता है उस पद से विधिक सत्ता जुड़ी होती है और यही वैधानिक स्थिति व्यक्ति के आदेशों को वैधता प्रदान करती है। विधिक तार्किक सत्ता में आदेशों का पालन वैधानिक रूप से स्थापित और व्यक्तिक आदेश पर आधारित होता है। वेबर ने वैधानिक तार्किक प्राधिकार में कार्यरत प्रशासनिक तंत्र को ही नौकरशाही कहा है। ध्यान देने की बात है, नौकरशाही को कौन क्या कहता है? वो वैधानिक तार्किक यानी लीगल रेशनल अथॉरिटी में क्या है, कार्यरत प्रशासनिक तंत्र को नौकरशाही उन्होंने कहा। नौकरशाही संगठन में उपलब्ध संसाधनों के अधिगम, उपयोग का तरीका तथा विवेक को अधिकतम करने का उपकरण है। वेबर का मानना था कि उपयुक्त तीनों प्रकार के प्राधिकार तभी तक वैध हैं जब तक आज्ञा पालन करने वाले इन्हें स्वीकारते हैं। परंपराओं की अवहेलना करने, करिश्मा प्राप्त हो जाने और गैर कानूनी कार्य करने पर प्राधिकार समाप्त हो जाता है। उपयुक्त तीन प्रकार के प्राधिकार में वैधानिक तार्किक प्राधिकार को वेबर आधुनिक सरकारों के लिए उपयुक्त बताते हैं। वेबर ने अपने नौकरशाही आदर्श प्रारूप की रचना इसी प्राधिकार को ध्यान में रखते हुए की है। जो आपका प्राधिकार है या सत्ता है, ये व्यक्तियों द्वारा राज्य के आदेशों को, उनके कानूनों को इसलिए पालन किया जाता है क्योंकि उनकी रजामंदी है, कंसेंट है कि ये हमारे लिए लाभदायक है, मेरे लिए अच्छे हैं, मेरे भलाई के लिए। तो वही चीज़ जब आप पे कोई अधिकारी शासन करता है तो वो प्राधिकार है। और कोई भी अधिकारी तंत्र अगर आपको आदेश देता है, जनता को आदेश देता है, तो स्वयं नहीं देता है, क्योंकि जो आदेश देने का स्रोत है वैधानिक है, लीगल है, कानूनी है। इसलिए उसको मैक्स वेबर इसको सबसे वैधानिक तार्किक प्राधिकार नौकरशाही को विशेषित किया है। वेबर की आदर्श नौकरशाही, तो वेबर की नौकरशाही क्या है?
मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप आइडियल मॉडल प्रस्तुत किया। वेबर के आदर्श रूप में वास्तविकता का चित्रण न होकर ऐसी कल्पना है जिसमें यह बतलाया गया है कि अगर यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो इसका रूप क्या होगा। आदर्श रूप का मतलब आदर्श नहीं है, अर्थात इसका तात्पर्य ऐसा होना चाहिए यह नहीं है। आदर्श रूप अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है। वेबर एक इतिहासकार के रूप में नौकरशाही को वैधानिक तार्किक प्राधिकार के प्रशासनिक तंत्र के विकसित रूप में देखता है। वेबर का नौकरशाही मॉडल एक ऐसे आदर्श रूप वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार पर आधारित है जो वर्तमान विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता है। अर्थात नौकरशाही का यह मॉडल विश्व में कहीं भी नहीं है, यह वास्तविक का प्रतिमान नहीं है, यह एक काल्पनिक प्रतिमान है, अर्थात कल्पनाओं पर आधारित है। तो आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं क्या हैं? वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरशाही पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि वेबर ने अपनी नौकरशाही को कहीं भी परिभाषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने नौकरशाही की विशेषताओं के आधार पर इसकी विस्तृत विवेचना की है। जैसे क्या है वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं? कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण। ऐसे ही आप इसको हेडिंग है पढ़ लीजिएगा। पद सोपान पर आधारित है, नियम पर आधारित है, योग्यता के आधार पर भर्ती, पूर्वकालीन अधिकारी, आजीविका का विकास। इसी प्रकार नियमित पारिश्रमिक व पेंशन का लाभ, निजी और लोकहित में अंतर, निर्व्यक्तिक व्यवस्था। 10वां है व्यवस्थित अनुशासन एवं नियंत्रण। फिर है लिखित दस्तावेज, कार्यकुशलता। वेबर के मॉडल का उपयोग हम देख लेते हैं, क्या उपयोग है इसका। वेबर का आदर्श नौकरशाही प्रतिमान दूसरी नौकरशाही की तुलना के लिए उपयोगी है। इससे हम तुलना कर सकते हैं कि कोई दूसरा अधिकारी तंत्र प्रतिमान इस नौकरशाही मॉडल के कितने निकट है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें इसकी विशेषताएं कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। वेबर के नौकरशाही प्रतिमान ने तुलनात्मक लोक प्रशासन से संबंधित परिकल्पनाओं को भी विकसित कर अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान की है। इसकी वेबर के नौकरशाही का तीसरा उपयोगिता यह है कि इस प्रतिमान से विकासशील देशों में पाई जाने वाले कथनी एवं करने के अंतर की विसंगति का ज्ञान होता है। जैसे इन देशों में कानून और उसकी पालन करने में बड़ा अंतर है। 5वां, आइए अब वेबर की आलोचना को देखते हैं। वेबर के विचार यद्यपि सामाजिक विज्ञानों के साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं, उनके नौकरशाही सिद्धांत सर्वमान्य हो चुके थे, तथापि इनकी आलोचनाएं भी कम नहीं हैं। इन आलोचनाओं को मुख्य बिंदुओं के द्वारा हम देख सकते हैं। पहला है वेबर का नौकरशाही मॉडल एक यांत्रिक सिद्धांत है। सबसे बड़ी आलोचना इसकी यह है कि यह यांत्रिक सिद्धांत है जो संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की व्यवहारिक व व्यक्तिगत पहलुओं की उपेक्षा करता है। दूसरा, वेबर का मॉडल बदलते परिवेश में काम नहीं कर सकता। प्रोफेसर रिक्स का मत है कि यह मॉडल संक्रमणशील और परिवर्तित होते विकासशील समाजों के प्रशासन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सकता। यह एक बंद व्यवस्था मॉडल है। फिर वेबर का मॉडल सामाजिक व्यवस्था एवं अनौपचारिक संगठनों को नहीं पहचानता जिनसे कार्मिक को उत्पादन की प्रेरणा मिलती है। इसी प्रकार यह मॉडल संगठन में रूटीन एवं दोहरावपूर्ण कार्यों के लिए तो उपयुक्त है, किंतु रचनात्मक और कल्पनाशीलता वाले कामों के लिए नहीं है। वेबर अपने मॉडल के लिए आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप शब्द प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें कुछ भी आदर्श जैसा है ही नहीं। इसी प्रकार तमाम आलोचनाएं हैं इसकी, देख सकते हैं आप। आलोचना के रूप में सबसे बड़ा कथन आपका रैमजे मेयर का है। इनका नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। उन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है, जो कि एक सेवक के रूप में तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, परंतु जब वो स्वामी या मालिक बन जाती है तो घातक सिद्ध होती है। इसी प्रकार वॉल्टर बेजहॉट ने भी, यह एक अनिवार्य दोष है कि नौकरशाही के अधिकारी परिणामों की अपेक्षा नियमित कार्यावधि की अधिक प्रभाव करते हैं। इसी प्रकार लॉर्ड हेवर्ड जो हैं, उनकी पुस्तक नवीन निरंकुशता न्यू डेस्पोटिज्म में नौकरशाही की कठोर आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी शक्तियां हथियाने का प्रयास कर रहे हैं जो यथार्थ में व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में जाती हैं। आइए इनका मूल्यांकन। लोक प्रशासन में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। नौकरशाही एवं मैक्स वेबर एक दूसरे के रूप में जैसे पर्यायवाची बन गए हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नौकरशाही का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन या विश्लेषण किया। वेबर के नौकरशाही के आदर्श प्रारूप का प्रतिपादन जर्मनी की तत्कालीन
परिस्थितियों के हिसाब से किया गया था, इसलिए ऐसा कहना है कि यह आधुनिक परिस्थितियों के लिए अनुकूल नहीं है, अनुचित होगा। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्राधिकार के सिद्धांत का ही एक अंग है। उन्होंने प्राधिकार के तीन प्रकार परंपरागत, करिश्माई एवं वैधानिक बताए हैं। वेबर ने वैधानिक प्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को ही नौकरशाही कहा है। वेबर ने अपनी आदर्श नौकरशाही को कहीं भी परिभाषित नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने नौकरशाही की विशेषताओं के आधार पर इसकी विस्तृत विवेचना की है। नाम इसकी मूल्यांकन है। इस प्रकार नौकरशाही के मॉडल का अध्ययन करने वाले शोधार्थियों के लिए प्रतिमान आज प्रेरणा का स्रोत है कि ड्वाइट वाल्डो ने ठीक ही कहा है कि अगर लोक प्रशासन में कोई प्रतिमान है तो वह वेबर का अधिकारी तंत्र का प्रतिमान है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इसको रिवीजन के तौर पे नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लोक प्रशासन का नेक्स्ट टॉपिक आपका ये था। हमने पढ़ा ब्यूरोक्रेसी को और वेबर का महत्वपूर्ण नौकरशाही सिद्धांत, जो आपके पेपर के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये लगभग इसके आने की लगभग 60-70% यानी हर बार ये पूछा ही जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।